हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम अभी ऑलरेडी करंट अफेयर पढ़ चुके हैं। 2 महीनों के मैंने आपको कवर करा दिए हैं, दैट इज़ अक्टूबर एंड नवंबर। इन 2 महीनों के कवर हो चुके हैं। ये जो करंट अफेयर है ये मैं लेके आया हूँ दिसंबर महीने से, और इसमें जो मैंने सोर्सेज कंपाइल किए हैं वो 2-3 जगह से एक साथ कंपाइल करके लाया हूँ। तो आई थिंक आपको इसमें फिर दिक्कत नहीं होगी कि आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपका टाइम बच रहा है मेरे हिसाब से वो आप लगाइए अपने स्टैटिक को कवर करने में, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी और वही आपको एक्सेल करवाएगी इस एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम में आप देख रहे होंगे कि आजकल डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं और कट ऑफ बढ़ रही है लगातार। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक पाल और मैंने वेरियस एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। उसमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, CAPF 2023 का एग्ज़ाम है, CDS और एफकेट मैंने बहुत बार क्लियर किया है। तो जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उन्हीं से मैं कुछ करंट अफेयर आपके लिए निकाल के लाया हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला करंट अफेयर जो आ रहा है दैट इज़ इसरो के जो साइंटिस्ट हैं हमें उनको मिला है फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर, जिसे बोला जाता है लीजन डी ऑनर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और ये जो मैडम है इनका नाम है ललिताम्बिका। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हैं वो साइंटिस्ट और इनको मिला है ये वाला ऑर्डर या फिर ये वाला सिविलियन ऑनर। तो जब हम सिविलियन ऑनर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इंडिया के भी बहुत सारे सिविलियन ऑनर्स है और इस पे ऑलरेडी यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुका है। ठीक है। जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है दैट इज़ भारत रत्न। ये आप सबको पता होगा, ये इंडिपेंडेंस के बाद से दिया जा रहा है और मतलब हर साल ये माना जाता है कि लगातार दिया जाता है। बस इसमें बीच में 2-3 बार ये छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली अभी तक नहीं दिया गया है। बीच में कुछ साल ऐसे आए हैं जब इसको रोका गया था कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके। जो सेकंड हमारा टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दैट इज़ पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। ये जो तीनों के या जो चारों के चारों जो अवार्ड हैं ये 26 जनवरी को दिए जाते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक जो खास बात है जो मुझे लगता है यूपीएससी शायद आपको टेस्ट करने के लिए पूछ ले, दैट इज क्या इसमें सेल्फ नॉमिनेशन भी हो सकता है। जैसे इनके लिए क्या होता है, पहले नॉमिनेशन भरना होता है, तो आप खुद को भी सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें की फीचर आप इसका मान सकते हैं। ओके। फिर सिविलियन ऑनर्स से जब हम हटते हैं तो आते हैं फिर आपके गैलेंट्री अवार्ड्स। तो जब आप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते हैं तो उसमें परमवीर चक्र आ जाता है, अशोक चक्र आ जाता है, महावीर चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये जो दिए जाते हैं ये साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंस डे के दौरान। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कीर्ति चक्र के बारे में एक खासियत आपको याद रखना है कि मोस्टली ये किसको मिलता है, जो आर्म्ड पर्सोनल होते हैं। बट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्मी से जिनका ताल्लुक नहीं है बट उनको कीर्ति चक्र मिला है, और वो अभी इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो आपको उनका नाम याद रखना है। ओके, तो आपके लिए ये होमवर्क मान लीजिए कि आप उनका नाम जरा सर्च कर लेना। ठीक है? फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है दैट इज़ 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो कि इंडियन नेवी में इंक्लूड करी गई हैं। पहली का नाम है INS माहे, दूसरी का नाम है INS मालवा और तीसरी का नाम है INS मंगरोल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 आपकी इंडक्ट की गई हैं। अच्छा, इसका जो सेशन हुआ था ये आप ध्यान रख लेना, ये न्यू दिल्ली के पास हुआ था। और वेरियस कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि इंडियन नेवी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये रेगुलरली पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्लड प्लस। ये क्या है, ये पहला फर्स्ट ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप यहाँ पर जाके अगर डिमांड करेंगे तो आपको उसी समय ब्लड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उनके बीच में एक मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैच नहीं हुआ तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता। इसी वजह से आप ध्यान रखना ब्लड के कितने टाइप होते हैं, ये शायद जनरल साइंस का टॉपिक आ जाए आपके में, मैं बता देता हूँ। देखो ब्लड के आते हैं आपके 4 टाइप। ठीक है, ब्लड के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप, मतलब उसमें भी फिर 2-2 वेरिएंट आ जाते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है AB और चौथा होता है O। क्लियर। ये जो AB होता है इसे बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, और जो O होता है उसे बोला जाता है डोनर। अभी क्यों डोनर बोला जाता है, क्यों रेसिपिएंट बोला जाता है, वो आप अपने जनरल साइंस के क्लासेस में देख लेना। क्लियर। साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, RH स्टेटस।
अब ये RH स्टेटस क्या होता है? ये RH का मतलब होता है रेसस। ये एक मंकी की प्रजाति थी जिसमें पहली बार इस एंटीबॉडी को बोल सकते हो या इस लेयर को खोजा गया था। बेसिकली हमारे जो RBCs होते हैं ना, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर लेयर होती है, जिन जिन में वो लेयर हुई या RH वाली लेयर हुई, मान के चलिए इस तरीके से, वो सारे ब्लड ग्रुप हो जाएंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिनके ऊपर ये लेयर नहीं होगी वो सब ब्लड ग्रुप हो जाएंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से आपके सभी ब्लड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिस्टिंग्विश हुए हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अरविंद पनगरिया को अपॉइंट किया गया है हमारा नेक्स्ट जो फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन के तौर पे। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होगा कौन से आर्टिकल में होती है, ये आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर बच्चों, ये मेरे को लग रहा है आपको याद होगा। अच्छा, इसमें जब आप बात करोगे तो आप यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनके भी नाम आप यहाँ पे याद रख लेना। 15th के कौन है? NK सिंह, और 14th के कौन थे? YV रेड्डी। ओके, तो ये दो नाम आपको और याद रखने हैं। क्या पता आपसे मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से पूछ लिया जाए। तो अभी के कौन है 16th वाले के? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, जब हम बात करते हैं बाकी जो मेंबर्स हैं इसके, वो आप देख सकते हो यहाँ पे अजय नारायण झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, और निरंजन राज दायक्षा है, और सौम्यकांति घोष है। तो ये बाकी 4 मेंबर हैं। फिर जब आप फाइनेंस कमीशन की बात करते हो तो पहला तो मैंने बता दिया आपको, आर्टिकल 281 में इसका जिक्र मिलता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनके काम क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस देते हैं, किस तरीके से जो टैक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अभी जो टैक्स का डिवोल्यूशन हो रखा है वो आपको याद होना चाहिए, किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में होता है। 40% आपको याद रखना है कि डिवीजन हुआ है। क्लियर? अच्छा, और किस काम आता है? कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी आपका टैक्स का डिवोल्यूशन होगा या अलग से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करने होंगे डिजास्टर के लिए, तो वो भी कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका जो टर्म है वो कब खत्म हो जाएगा? 2025। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है जल इतिहास उत्सव। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वाटर को, वाटर प्रिजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो, और ये हुआ कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली के आसपास हुआ है। और अभी आपने देखा होगा कि वाटर की स्कैरसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप न्यू दिल्ली का केस पढ़े तो वहाँ भी, साथ साथ आपने बेंगलुरु का केस पढ़ा होगा, और एक टर्म आप इसमें साथ साथ पढ़ोगे, दैट इज जीरो ड्रॉप डी। जीरो ड्रॉप डे क्या होता है? जीरो ड्रॉप डे एक तरीके का एक टर्म है, तब के लिए बोला जाता है जब जो आपका पानी का नलका होता है ना, उसमें से एक बूंद भी ना है एक दिन में, उस दिन को जीरो ड्रॉप डे डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें जो की स्टेक होल्डर है वो कौन कौन है? एक तो आप जान ही चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर हो गया। फिर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, साथ साथ यहाँ पर ये हुआ कहाँ पे है? शमशी तालाब, मेहरुली, दिल्ली। क्लियर? बाकी वाटर हेरिटेज साइट है, उनको सेफगार्ड करने की बात करी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, जल शक्ति अभियान, जो कि बात करता है कैच द रेन। क्लियर? यानी कि यहाँ पर बेसिकली बात किसकी हो रही है? वाटर हार्वेस्टिंग। ये वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है। फिर इस बार का जो जल शक्ति अभियान है उसकी थीम क्या रही है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, यहाँ पर एक और स्कीम आप याद रखना, नल से जल स्कीम। क्लियर? ये किस लिए होती है? ये होती है टैप्ड वाटर के लिए। ठीक है, हर रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर आपको पहुंचाना है बाय 2025। अब तक की इसमें गाइडलाइन है, 2025 तक की गाइडलाइन इसमें दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो ये कुछ और स्कीम्स भी चलाता है, जैसे कि नमामि गंगे। ओके, नमामि गंगे स्कीम बेसिकली है किस चीज़ के लिए? जो गंगा रिवर है उसमें जितना पोल्यूशन हो रहा है उसको हटाने के लिए बात करी गई है यहाँ पे। तो ये कुछ वेरियस स्कीम है जिनका आपको ध्यान रखना है, और रिपीटेटिवली ये एग्जाम में देखी गई है। ये नल से जल स्कीम तो 2 बार पूछी गई है, इसलिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जो न्यूज़ है, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन नेवल शिप, वो कौन सी शिप है? INS त्रिंकत।
ये आपको ध्यान रखना है। और इन मैम का नाम क्या है, कमांडर प्रेरणा दियोस्थली। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। देखिए जब भी आप विमेन से स्पेसिफिक कुछ नया पढ़ेंगे तो वो पूछा जाता है, ठीक है, तो वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है लॉस एंड डैमेज फंड। देखिए जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये कब आया था, COP27 में आया था। ओके, ये COP27 होता क्या है, देखो इसे बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की यहाँ पे बात कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, जब आप बात करोगे UNFCCC, इसकी यहाँ पे बैठकें होती हैं। ओके, और इस बैठकों में डिसाइड किया जाता है ओके अब अगले साल के लिए हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। और ये जो होनी शुरू हुई थी ये 1998 के बाद से रेगुलर होनी शुरू हो गई थी। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज़ जो आप याद रखोगे दैट इज़ रियो समिट। रियो समिट हो गया एक कियोटो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, आप क्या क्या और पढ़ सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। क्लियर, तो ये थे कुछ आपके COP से इंपॉर्टेंट रिलेटेड। एक आप पढ़ लेना पेरिस समिट। पेरिस समिट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें अभी भी न्यूज़ में चलती रहती है। तो ऐसा ही एक आपका COP27 हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था आपका, ये हुआ था इजिप्ट में। ओके, वहाँ पर बात करी गई थी लॉस एंड डैमेज फंड, मतलब जितना लॉस अभी तक एनवायरनमेंट का हो चुका है उसके लिए एक फंड बनाना चाह रहे हैं। और ये कितने 100 बिलियन का फंड की यहाँ पे बात हो रही थी, जिसमें कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो नॉन डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस बार की जो COP हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, इस बार की जो COP है 28 वो हो रही है आपकी दुबई, दुबई UAE में हो रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। देखिए मैंने लिख के भी दे रखा है ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। COP27 इजिप्ट। ओके, बाकी लॉस एंड डैमेज फंड में दो चीज़ें में कैटेगराइज किया है, इकोनॉमिकल लॉस और नॉन इकोनॉमिकल लॉस। अब इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, देखिए इकोनॉमिकल लॉस वो होता है जिसमें कि नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ है और उसकी हम कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। नॉन इकोनॉमिकल लॉस मतलब जिसके साथ आप कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप बोले डिफॉरेस्टेशन, देखिए अब डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ है, नेगेटिव लॉस है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इसका। बट अब इस पे आप कैसे लगाओगे मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, कुछ एनालिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि पर ईयर के हिसाब से हम इतना मान सकते हैं, बट उसके लिए पर्टिकुलर आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो जिनके लिए आप पर्टिकुलर नहीं बता सकते उनको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिकल लॉस। फिर यहाँ पे COP28 मैंने बता दिया आपको, दुबई UAE में हो रहा है। मिशन दक्ष की बात कर ले, ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। किनके लिए है, ये क्लास 3rd से लेके 8th तक के बच्चों के लिए है। ओके, जो भी एकेडमिकली वीक स्टूडेंट है उनके लिए है। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि अगर मिशन दक्ष की बात आएगी तो किसके लिए है, वो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट के लिए है। फिर आता है इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट। ठीक है, ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसमें कि हम एक्स रे पोलर मीटर की को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये इनकी खासियत क्या होती है, देखिए जब आप इस तरह की चीज़ों को लॉन्च कर देना तो आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं, नई नई चीज़ें जो आप एक विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में शायद ना देख पाएँ, उसको आप एक्सरे स्पेक्ट्रम में देख पाएंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें लॉन्च करी गई है। क्लियर। अच्छा, एक्सरे से जब बात आएगी तो आपको एक और नाम याद रखना है, सतीश चंद्रा टेलीस्कोप। ओके, तो वो आप भी नाम याद रख लेना, कौन सा, सतीश चंद्रा टेलीस्कोप। और जब टेलीस्कोप की बात हो रही है तो दो टेलीस्कोप आपने हमेशा पढ़े होंगे, पहला तो हबल और दूसरा है अब जो इसको रिप्लेस करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, मतलब दो तीन चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट क्यूपियर की। ये जो प्रोजेक्ट क्यूपियर है ये अमेजोन के द्वारा चलाया गया है। अमेजोन जो कंपनी जिससे आप प्रोडक्ट खरीदते होंगे ना,
तो उस कंपनी के द्वारा चलाया गया है। बेसिकली ये बात क्या कर रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की। यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करेगा, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखिए इस तरीके से पूरे अर्थ के अराउंड एक वेब बना दिया जाएगा। ये जो डॉट्स हैं, ये हर एक डॉट एक सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हर एक सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में प्लेस होगी, ये होगी लो अर्थ ऑर्बिट। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सॉरी, लो अर्थ ऑर्बिट होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ये अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। अब मैंने 100 किलोमीटर की लाइन क्यों बोली, क्योंकि 100 किलोमीटर की जो लाइन है उसी को इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है एज दी ऑफिशियल लाइन जहाँ से स्पेस शुरू होता है, और उस लाइन का हमने नाम रखा है करमैन लाइन। तो अगर आपको नहीं पता इन सब फैक्ट्स के बारे में तो सुन लीजिए और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी लो अर्थ ऑर्बिट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, नहीं देखा है आपने तो उसको जाके ज़रूर देखे, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर यहाँ पर जब मैं लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ या स्पेस बेस्ड इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, तो और भी कई सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के इंटरनेट की बात कर रही हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट हो गया स्टारलिंक, जो कि किसका प्रोजेक्ट है, ये है स्पेस एक्स का, ओके। स्पेस एक्स जो कि किसकी कंपनी है, ये है आपकी इलॉन मस्क की, ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, स्पेस एक्स कंपनी भी, स्टारलिंक उनका प्रोजेक्ट का नाम है। फिर ये आइरिस, ये किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। चाइना सेट पता ही लग गया चाइना का है। वन वेब, देखो वन वेब किसका है, भारतीय एयरटेल, इंडिया में ये कोलैबोरेट कर रही है, ठीक है, भारतीय एयरटेल का है। और जियो स्पेस फाइबर आपको पता ही है जियो का है। तो ये जियो स्पेस फाइबर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ओके। तो ये मैंने आपको नवंबर के करंट अफेयर में भी कवर कराया था, तो अगर आपको देखना होगा उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर गजराज सिस्टम, ये देखिए गजराज सिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि बहुत बार इंसिडेंट देखे गए हैं कि जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके ट्रैक पे एलिफेंट्स आ जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक एआई का यूज़ किया जाएगा, ओके। एआई का यूज़ करके ताकि प्रिवेंशन हो सके, और उस सिस्टम को हमने नाम क्या दे दिया, गजराज, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस तरह का, अच्छा जैसे इसमें एक और मैं बता देता हूँ, एक पहले शुरू किया गया था प्लान बी प्लान बी शुरू किया गया था। देखिए प्लान बी यानी कि अब इसमें हनी बी का यूज़ किया जाएगा, मतलब एग्जैक्टली हनी बी का नहीं। माना यह जाता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो जहाँ पर भी मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं वहाँ से दूर भाग जाते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ स्पीकर्स लगाए जाएंगे जिसमें से कंटिन्यूसली हनी बी की साउंड को एमिट किया जाएगा, ताकि कोई भी एलिफेंट इस पे ना आ जाए, रेलवे ट्रैक पे ना आ जाए। अच्छा ये समस्या हमें देखने को मिल ही क्यों रही है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए। देखिए कई सारे जो एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं उन्हीं के बीच में से आपके रेलवे ट्रैक्स निकाले गए हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स मतलब वो एरिया है जहाँ पे एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और वो वहाँ पे कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उस बीच अगर इनका पड़ जाए तो उस चीज़ में दिक्कत आती है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका आता है हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम। देखिए ये हुआ क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जो अरुणाचल प्रदेश था वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप हुआ करती थी, और वहाँ से आपका ब्रिटिश इंडिया को या फिर उस समय का जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन एम्पायर को बहुत मदद मिली थी। तो जितने भी एविएटर्स उस दौरान इस स्ट्रिप से फ्लाई किए हैं, तो उन सब के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नाम दे दिया गया हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम। कहाँ पर खोला गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर माउंट मेरापी, ये क्या हुआ, ये अभी इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस तरीके का जो वॉल्केनो होता है जिसमें आप ये शेप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके के वॉल्केनो को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो। और किस किस तरह के वॉल्केनो होते हैं, एक होता है आपका शील्ड वॉल्केनो, नेक्स्ट होता है काल्डेरा वॉल्केनो, ठीक है। तो ये कुछ तरह के आपके वॉल्केनो होते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे वायलेंटली इरप्ट कौन सा होगा। ओके, तो वो आपको याद रखना है। बाकी इसमें से जब लावा निकलता है, लावा भी दो तरह का हो सकता है, एसिडिक और बेसिक। बेसिक को हम एक और नाम से जानते हैं, मैफिक। ओके, अल्ट्रा मैफिक, मीडियम मैफिक, तो इस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश करा गया है। और यहाँ पे जो बेसिक होता है इसमें डिस्टिंग्विशन का, उसे बोलते हैं हम सिलिका ऑक्साइड, SiO2। ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर? बाकी काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने हिंट दे दी है। अब ये आपको जानना है कि बेसिक में सिलिका ऑक्साइड होता है कि नहीं होता, एसिडिक में सिलिका ऑक्साइड होता नहीं होता। अब हर चीज़ मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, है ना? थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी है, एग्ज़ाम आपका है, हम मदद कर सकते हैं। बाकी जितना एफर्ट आप मारोगे उतने नंबर लाओगे। जब वॉल्केनोस की बात हो रही है तो यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली एक रीजन होता है जहाँ पर आपकी बहुत सारी प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, वो टकरा रही होती है। और मोस्टली किस तरीके से, या तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, या तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। ओके, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जब कन्वर्जेंस होगा तो एक प्लेट क्या होगी, दूसरे में सब्सिडाइज करेगी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए, जब ये नीचे जाएगी तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ये मेल्ट हो जाएगी और मोल्टन मैग्मा के रूप में बन जाएगी। और फिर जब ये मोल्टन मैग्मा बनेगा, ये ऊपर की तरफ को इसे पुश करेगा। ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ को पुश होगा तो यहाँ पर ऊपर आपको इस तरह के वॉल्केनिक माउंटेन्स के फीचर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तभी आप देख पा रहे होंगे इस पूरे रीजन के अराउंड आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। ये तो बात हो गई कन्वर्जेंस की। जब डाइवर्जेंस की बात होती है तो एक प्लेट, मान के चलिए दो प्लेट हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो अब ये यहाँ पर आ गई। तो इसके नीचे पे जो भी जियोथर्मल एनर्जी होगी वो किस तरीके से ऊपर आएगी, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर आएगी और सेटल हो जाएगी। दोनों जगहों पे अलग अलग वॉल्केनो बनते हैं। कन्वर्जेंट वाले में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे कंपोजिट वॉल्केनो, और डाइवर्जेंस वाले में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे शील्ड वॉल्केनो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है ब्योए। ये क्या है, इस एक तरीके का वेव राइडर है जो कि समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि क्या कर सके, ये वेदर फोरकास्टिंग कर सके। मतलब अगर वेदर में कोई चेंजेस आ रहे होंगे तो उसको हमें पहले से बता सके। अच्छा, इसमें क्या है, GPS अनेबल्ड है ये। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये एक US बेस्ड है। ठीक है, तो GPS US का है। इंडिया का क्या है, IRNSS। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो IRNSS है, इसमें लगभग लगभग कितनी सैटेलाइट्स हैं, लगभग 7 सैटेलाइट हैं, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस होने में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, जिसमें कि हम बात करेंगे जॉड फैंटम। ये एक तरह का क्या है, मालवेयर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मालवेयर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जैसे आपके बाकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, बट ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन होता है, ये आपके हार्म करने के लिए डिज़ाइन होता है। मतलब जो भी आपका सिस्टम है ना, या तो ये उसको क्या करेगा, करप्ट कर देगा। ठीक है, या तो उसको काम करने लायक, मतलब काम नहीं करने देगा, हैवी कर देगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन करे गए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आई होप आपको पता हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जिस चीज़ पे हम वर्क करते हैं, जैसे अगर आपके मोबाइल्स होते हैं तो मेनली उसमें या तो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या iOS होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर एंड्रॉयड चलते हैं, iOS चलते हैं। बाकी जब आप अपने लैपटॉप्स की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो उन सबको अगर हार्म करने की बात आएगी तो वहाँ पे मालवेयर होते हैं। फिर मालवेयर भी आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ मालवेयर होते हैं आपके रैंसमवेयर।
ये रैंसमवेयर क्या करते हैं, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उसको पासवर्ड से एनक्रिप्ट कर देते हैं बिना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और फिर आपसे रैंसम मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ताकि उसके बाद ही वो आपका डेटा आपको रिट्रीव करने देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये आपके डेटा को एक पर्टिकुलरली ब्लॉक कर देते हैं, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते अनटिल एंड अनलेस आप इनको पे कर दें। दूसरा क्या होता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, ये आपके डेटा को स्टील करता है, मतलब आपके मोबाइल या आपके गैजेट्स में होगा, आपकी इंफॉर्मेशन के बिना ये आपके डेटा को किसी और सर्वर पे ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट आते हैं एडवेयर। ये क्या करते हैं, आपके डेस्कटॉप में या आपके जो ब्राउजर है उसमें बहुत सारे ऐड डाल देता है। ठीक है, क्यों ऐड, कैसे, मतलब ऐड से क्या होगा, अब आपका ब्राउजर हैवी चलेगा, आप ऐड देखोगे तो उन लोगों को रेवेन्यू मिलेगा। क्लियर। फिर आते हैं वॉर्म्स आते हैं, ये मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। ट्रोजन, ये क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर में मालवेयर्स डालते हैं। फिर बॉटनेट्स, ये आपके कंप्यूटर को एक ज़ॉम्बी कंप्यूटर की तरह बना देता है, मतलब एक बॉट की तरह। ओके, आप उसमें कुछ एक्सेस नहीं कर पाते। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको कुछ इसमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट चल लेते हैं हम अपना INS संदेक। ये क्या है, हमारा लार्जेस्ट सर्वे वेसल है इंडियन नेवी का। अब ये समझ लीजिए ये कोई नया इंडक्ट नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी 2021 से इंडियन नेवी के साथ काम कर रहा था, और बाद में जो आपका GRSE है इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एज द इंडियाज लार्जेस्ट सर्वे वेसल, जो कि किसके लिए काम करेगा, इंडियन नेवी के लिए काम करेगा। बेसिकली इसका काम क्या होगा, ये सर्वे करेगा आसपास के एरिया का। ओके। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी ने शीतल देवी ने जीता है बेस्ट यूथ एथलीट, इसमें एशियन पैरालंपिक्स में है, और इनका एक स्टोरी भी बहुत मोटिवेटिंग स्टोरीज है। इनके जो क्या है, मतलब हाथ नहीं है और इन्होंने आर्चरी में ये compete करती हैं, और जो भी इनकी पढ़ाई वढ़ाई करवाई गई है वो इंडियन आर्मी के द्वारा करवाई गई है। ये JNK से आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फिगर है कि आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो एशियन पैरालंपिक्स हुए हैं ये हुए कहाँ पे हैं, ये अगेन हॉन्जाओ में हुए हैं, चाइना में, जहाँ पर आपके एशियन गेम्स हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एशियन गेम्स का आपको एक और चीज़ जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, दैट इज़ मैस्कट। क्या था एशियन गेम्स का मैस्कट, वो आप याद रख लेना। जापान ने बनाया है JT60 ऐसे, ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की बात करते हैं तो समझिए यहाँ पे दो तरह की न्यूक्लियर प्रोसेस होती है। पहली होती है फ्यूजन और दूसरी होती है फिशन। फ्यूजन में होगा क्या, दो छोटे छोटे एटम्स को मिला के एक बड़ा एटम बनाया जाएगा, जैसे 1H1 प्लस 1H1 बनाया जाएगा 2H4। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी इसमें और भी चीज़ें डाली जाएंगी ताकि ये क्या बन जाए, हीलियम बन जाए। तो इसे बोल सकते हो आप फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होगा, एक बड़ा एटम टूट के बन जाएगा दो छोटे छोटे एटम्स। ओके, एक बड़ा एटम टूटेगा दो छोटे एटम्स में। क्लियर। मोस्टली हमारे आसपास जो हम प्रक्रिया कर पाते हैं दैट इज़ ऑफ फिशन, क्योंकि इसको करना आसान है, फ्यूजन को करना मुश्किल है, क्योंकि फ्यूजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ओके। और ये जो फ्यूजन की रिएक्शन है ये आपको सन के ऊपर तो ऑटोमेटिकली होती हुई दिख जाएगी, बट अर्थ पे इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये सब प्रोसेसेस ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, किसने अनवील किया इसे, जापान ने। फिर गूगल ने अपना एक AI मॉडल निकाला है जिसको उन्होंने नाम दिया है जेमिनी। जब आप AI की बात करते हो तो आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे ChatGPT के बारे में। ठीक है, ये किसका है, ये ओपन AI का है। फिर आपने बार्ड का नाम सुना होगा। ओके, और अब आप नाम सुन रहे हो जेमिनी का। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, लगातार न्यूज़ में आ रहे हैं तो इसलिए आपको याद रखते हुए चलना है इन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लकाडोंग टर्मरिक। ये बेसिकली एक वैरायटी है टर्मरिक की, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, आपकी मेघालय में। इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। और GI टैग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। GI टैग का जो एक्ट है, GI टैग एक्ट ऑफ 1999,
और ऑलरेडी कुछ बच्चों को तो पता लग ही गया होगा अब तक इसको कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता तो वो जरूर सर्च मार लेना, क्योंकि देखो ये मिनिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये या तो आपको आते होंगे या तो आपको नहीं आते होंगे, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। APEDA, अपेडा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, नाम से समझ गए। अब जरा नाम से इसको गेस करने की कोशिश करो कौन सी मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, आप मतलब मोस्टली जो बच्चे गलती करेंगे वो यहाँ पर गलती करेंगे कि इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट बता देंगे, बट इसकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। अब आप सोचेंगे कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो आप सर्च मार लेना। ठीक है, तो आप लोग देख लेना अपेडा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और आपको पता लग जाएगा कि क्यों मिनिस्ट्री याद करना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो गुजरात का गरबा डांस है, मतलब वहाँ का एक क्या है, फोक डांस है, इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क चीज़ है गुजरात के फोक डांस के लिए। और ऑलरेडी इंडिया के कई सारी चीज़ें यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में है, चाहे वो रम्माण हो गया, योगा हो गया। ऑल्दो मैंने इसमें लिस्ट डाली है तो उसे देख लेते हैं एक बार। जैसे रामलीला, ठीक है, रामलीला को कब ऐड किया गया था, रामलीला को 2008 में ऐड किया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर वैदिक चैंटिंग, फिर कुडियट्टम, ये ध्यान रख लेना कुडियट्टम कौन से स्टेट से है तो ये पता कर लेना। फिर रम्माण, चाऊ डांस कौन से स्टेट का है, कलबेलिया। ठीक है, जैसे चाऊ डांस आई थिंक असम का है, कलबेलिया उड़ीसा का है। फिर आता है मुडियट्टू, बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तन और ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल, योगा, नवरोज, पारसियों का जो न्यू ईयर होता है, पारसी और जोरास्ट्रियंस का। कुंभ मेले का 2017 में किया गया था, दुर्गा पूजा 2023 में, और अभी आपका क्या ऐड हो गया, गरबा। ठीक है जी, तो गरबा को अब ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। टोटल नंबर देख लीजिए कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 आइटम आपके हो गए। फिर कैप्टन गीतिका कौल बनी है पहली विमेन मेडिकल ऑफिसर जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। अच्छा, इससे पहले एक और विमेन ऑफिसर थी, मेडिकल ऑफिसर नहीं थी, विमेन ऑफिसर थी जो कि सियाचिन गई थी। वो अगर आपको नाम याद है तो बताओ, नहीं तो याद रख लेना, दैट इज कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, तो कैप्टन शिवा चौहान जो थी उनको भी सियाचिन में डिप्लॉय किया गया था। तो पहले मेडिकल ऑफिसर की बात आएगी, विमेन मेडिकल ऑफिसर की, तो कैप्टन गीतिका कौल। अब पहली महिला की बात आएगी तो कैप्टन शिवा चौहान। इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ये आप ध्यान रखना है। फिर आता है मेरा गांव मेरी धरोहर, ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें करा क्या गया है, जितने भी गांव हैं उनमें आपका एक तरीके से एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी, वहाँ पर फोक डांसेज, फोक उसके जो भी सॉन्ग्स हैं उनको दिखाया जाएगा, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गाँव की तरफ भी बढ़े। ओके, तो ये जो हमारे गांव होते हैं ये भी हमारा हेरिटेज है, हमको इसको भी प्रिजर्व करके रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक एक्सरसाइज करी गई है जिसका नाम है TTE एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये किसके लिए करी गई है, आसियान के लिए करी गई है। आसियान के सभी देशों ने मिलकर एक्सरसाइज करी है, जिसमें कि जो विमेन ऑफिसर्स है उनके लिए पर्टिकुलरली ये एक्सरसाइज है। तो आपको दिखने मतलब आई थिंक ये वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए बेसिकली एक्सरसाइज करी गई है। ओके, तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो विमेन एम्पावरमेंट या विमेन पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस, ये वाला पॉइंट भी आ जाता है, और ये पेपर 2 के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऑलरेडी CAPF में एक बार ये टॉपिक आ चुका है, तो इसके चांसेस रहते हैं कि रिपीटेटिवली आपसे पूछ ले, और नहीं भी तो भी आपके जनरल अवेयरनेस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इसके लिए कंटेंट अच्छे से बनाना, इसमें क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। ओके, तो वो आप देख सकते हैं। फिर आता है हाथी कम्युनिटी। ये जो हाथी कम्युनिटी है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। ओके, ये कर क्या रही है, ये वहाँ पर ST स्टेटस की डिमांड कर रही है। अब जब आप बात करोगे ST स्टेटस, तो कैसे मिलता है ST स्टेटस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है
ठीक है, तो लोग तो डिमांड करते हैं स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट इसको भेजती है किसके पास, एक प्रपोजल बनाती है, ओके, और इसको भेजा जाता है ट्राइबल काउंसिल के पास, यानी कि ट्राइबल की जो एक काउंसिल बनती है ना, ठीक है, उसके पास भेजा जाता है। फिर वो इसको रिकमेंड करती हैं किसको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। और फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये किसके पास भेजते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ होम अफेयर, ओके, रजिस्ट्रार ऑफ होम अफेयर्स, और रजिस्ट्रार ऑफ होम अफेयर से ये जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास, ओके। अच्छा, कौन से आर्टिकल में होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आई थिंक 342 आर्टिकल में आपको इसका जिक्र मिलेगा, ओके, तो उसको पढ़ लेना ट्राइबल्स के लिए, आर्टिकल 342, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बेसिकली ये किस बारे में बात कर रहा है, ओके, तो ये बात कर रहा है आपका एक डेटाबेस बनाने की, ठीक है, ये डेटाबेस बनेगा पैन इंडिया। अभी इसका लगभग लगभग आई थिंक 1000 से ज़्यादा साइट्स पे ये लगा दिया गया है, और इसको पैन इंडिया लॉन्च करा जा रहा है। इसमें होगा क्या, जैसे आपका CCTNS है ना, क्रिमिनल क्या बोलते हैं उसे, ट्रैक एंड रिकॉर्ड सिस्टम, तो उसमें उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, वैसे अब उनकी फिंगरप्रिंट यानी कि उनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स को भी ऐड किया जाएगा, ताकि कहीं पर भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अगेन ये क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आपका राइट टू प्राइवेसी एक इसका मेजर चैलेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी चैलेंजेस के बारे में आप सोच सकते हैं, मेरे हिसाब से तो राइट टू प्राइवेसी एक हो सकता है इसमें चैलेंज, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको डेटाबेस के बारे में। बाकी इसको जो मैनेज करा जाएगा, वो मैनेज किसके द्वारा करा जाएगा, इसको मैनेज करे जाएगा NCRB के द्वारा, क्योंकि इसमें सारे क्राइम के रिकॉर्ड रखे जाएंगे, तो NCRB द्वारा इसे मैनेज करा जाएगा। फिर इसका मेन फंक्शन क्या होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी होगा, जहाँ पे सभी के फिंगरप्रिंट कंसोलिडेट किए जाएंगे, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको डेटा मिल जाएगा, किसी की भी फिंगरप्रिंट से वो पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनाई जा रही है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके की चेयरमैन कौन है, इंडिया इसका चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। और AI के बारे में जब भी बात होगी, AI को हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। इससे जो पिछली है इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0, उनके बारे में भी पढ़ लेना, और फिर एट द एंड आप आगे पढ़ना इंडस्ट्री 4.0। तो उसकी एक समिट कराई जा रही है, उसका चेयरमैन इस बार कौन बना है, इंडिया बना है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, मल्टी स्टेक होल्डर है इसमें। बेसिकली यहाँ पर AI से रिलेटेड जो भी रिसर्च होगी या जो भी आपकी डेवलपमेंट होगी, उसको एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि बाकी कंट्रीज भी उसमें हेल्प कर पाए। इसको लॉन्च किया गया था जून 2020 को, और इसकी मेंबरशिप सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, ठीक है, चाहे उसमें एमर्जिंग कंट्रीज भी हो। अब ये आपको ध्यान रखना है, एमर्जिंग कंट्रीज मतलब जिनको अभी प्रॉपर स्टेटस नहीं भी मिला हो, वो भी। अभी इसमें कितने मेंबर है, 28 कंट्रीज हैं, साथ साथ यूरोपियन यूनियन है। इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो OECD के साथ है, कहाँ पर, पेरिस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर मेरे को टाइम लगा तो शायद, अगर मुझे मौका मिला तो MCQs, अगर मैं बना पाया तो MCQs बनाऊंगा, तो मैं भी इन्हीं में से पॉइंट्स को निकालूंगा, और इन पॉइंट्स को मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, और आपसे पूछूंगा स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो मैंने ट्राई किए हैं कि सिर्फ वो चीज़ें आपको दूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाना है इसका, ओके। इंडिया को पहली बार प्रेसिडेंसी मिली है किसकी, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है किस चीज़ के लिए,
देखिए, जब आप डिसआर्ममेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली आइडिया की बात कर रहा है कि पूरे विश्व में वर्ल्ड पीस की बात कर रहा है ये, और पूरे विश्व में किसी भी कंट्री के पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं होगा जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो। नॉर्मल वेपन्स की तो हम अलग वो नहीं कर सकते, पर हाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को हटाना है पूरी दुनिया से। अब देखिए, अकेलों के इनिशिएटिव से तो नहीं होगा, इसीलिए फिर इस कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था ताकि सभी कंट्रीज आपस में आके उनमें कंसेंसस बने और फिर वो क्या करें, इन वेपन्स को हटा सकें। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉन्फ्रेंस है 1979 में फॉर्म हुई थी, बेसिकली यूएनजीए के द्वारा बनाई गई थी। और ये इसका मेन पर्पस क्या है, डिसआर्ममेंट, ताकि पूरे विश्व में कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना हो। इसी की तरह के कुछ और ट्रीटीज भी हैं, जैसे एनपीटी, ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसको कि इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है। कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स एंड देयर डिस्ट्रक्शन, तो ये BWC। फिर कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, तो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स दोनों को हटाना है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, इसको भी इंडिया ने साइन नहीं करा है। ओके, ये जो ट्रीटी है कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 65 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 5 NPT न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। हर साल इसमें नॉन मेंबर स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं अगर वो चाहें तो, और एक साल में इसके लगभग लगभग 3 सेशंस होते हैं। और ये बेसिकली वर्क करता है कंसेंसस पे। कंसेंसस पे वर्क करने का मतलब, जब तक सभी पार्टनर्स या सभी मेंबर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एग्री नहीं करते, वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसीलिए तो देखिए, डिसआर्मामेंट आज तक हो ही नहीं पाया, क्योंकि कैसे बन जाएगा कंसेंसस। यूएस और रशिया कितने ग्लोबल पावर्स हैं, ये कभी भी अपने वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शंस को क्यों हटाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है दो नए टेम्पल, मतलब 2 टेम्पल को डिस्कवर किया गया है इन द एंशिएंट सिटी ऑफ गिरसू। और गिरसू कहाँ पर है, आपका इराक में है। तो बेसिकली न्यूज़ से रिलेटेड तो यही था। इसमें आपको समझना क्या है, देखिए गिरसू, गिरसू जो है वो कौन से सिविलाइजेशन का पार्ट है, सुमेर सिविलाइजेशन। और सुमेर सिविलाइजेशन कौन सी सिविलाइजेशन की पैरेलल सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन। ठीक है, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो आपको इंडिया की एक सिविलाइजेशन याद आएगी, दैट इज IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो आई होप आपको याद आ गई होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन और बेसिक फैक्ट्स उसके, कि पहली साइट कहाँ पर खोजी गई थी, किसने खोजी थी, दूसरी साइट कहाँ पे खोजी गई थी, किसने खोजी थी। अच्छा, अगर आपको पता है तो एक मेरे को बताओ, एक साइट के बारे में यूपीएससी ने भी सवाल पूछा हुआ है कि एक साइट है जहाँ के रिजर्वायर एंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बहुत ही ब्रिलियंट थी। ठीक है, तो वो मेनली जाना जाता है आपका रिजर्वायर और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के लिए। तो ये ज़रा मुझे आप बताना, ठीक है, अगर आपको याद आए तो। फिर ये जो गिरसू है, सुमेर सिविलाइजेशन है, इसको डिस्कवर कब किया गया था, 19th सेंचुरी में। इसका पहला एक्सकवेशन हुआ था किसके द्वारा, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट डे सेरजेक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट डे है कहाँ पे पड़ता है, इराक में पड़ता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन वोएज। ये क्या है, एक तरीके से एक आप ये मान सकते हो कि हमें ग्रीन इंडिया की तरफ बढ़ना है या ग्रीन वर्ल्ड की तरफ बढ़ना है। तो इंडिया को सेलेक्ट किया गया है इसका पायनियर, यानी कि इंडिया एज अ पायनियर इसमें काम करेगा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसमें काम करेगा, जिसमें कि हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने वर्ल्ड को लेके जा सकते हैं मच ग्रीनर वर्ल्ड से। ठीक है, ग्रीनर वर्ल्ड की तरफ हम इसको लेके जा सकते हैं, तो इसी को बोला गया है ग्रीन वॉयज। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको किसने डेवलप किया है, IMO के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू दी डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम कर सके। दूसरा, यहाँ पर इनका जो मेन एम है वो रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 50% 2050 तक, कंपेयर टू 2008। बाकी इसमें भी कितनी कंट्रीज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ये आपको ध्यान रख लेना है। ओके, तो ये आपका इनिशियली प्लान कब तक का है, 2050 तक का, जिसमें कि हम ग्रीन वोएज की बात कर रहे हैं, ग्रीन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और मेन इसमें फोकस किया जाता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के ऊपर। ओके, फिर आता है ग्रीन राइजिंग। ये एक और टॉपिक है जो किसने
इंडिया और यूनिसेफ ने लॉन्च किया है, ताकि इसमें बेसिकली किसका पार्टिसिपेशन आ सके, यूथ पार्टिसिपेशन। ओके, यूथ का पार्टिसिपेशन आ सके। क्लियर, यूथ पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए तो यूथ है उसको किस तरीके से मोटिवेट हम कर सकते हैं, उसकी बात कर रहा है। और ये COP28 में हुआ है। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको COP28 कहाँ पर हुई है, दुबई, UAE। COP27 कहाँ हुई थी, इजिप्ट। और COP26 अगर याद है तो ठीक, नहीं तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, 26 का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी मतलब जो जितना मेरी मेमोरी है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ग्लासगो में हुई थी। ओके, नेक्स्ट, साइफिलिस। साइफिलिस क्या होता है, एक तरीके का आप ये समझ सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, आप मान के चल सकते हैं, फ्लू टाइप का, जिसकी वजह से यूएस में बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो लोग जब मतलब इसको अगर फ्लू में बोल रहा हूँ तो लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि ये वायरस से हो रहा होगा, नहीं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो है, बट ये बैक्टीरिया से होता है। और इसका नाम क्या है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम। ये इसका वायरस का वो बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से साइफिलिस हो रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बैक्टीरिया है इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, इसको एक नाम याद रखना है, जेस्टेशन पीरियड। ये बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, मतलब वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द होस्ट। किसी किसी में तो बॉडी में जाते ही ये सिम्टम्स दिखा देता है, किसी किसी में बहुत सालों तक रहता है और सिम्टम्स नहीं दिखाता, बहुत लेट में दिखाता है। ओके, साइफिलिस जो होता है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर, और ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो मदर है उससे फीटस में भी जा सकता है, चाइल्ड बर्थ के बाद भी जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये कुछ इसके ट्रांसमिशन के मोड है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट होगा। फिर आता है युवा एआई। ये जो युवा एआई है ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, युवा फॉर उन्नत युवा फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। ये बेसिकली एक प्रोग्राम चलाया गया है क्लास 8th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर जो यूथ है उसको एआई के साथ मिलके पढ़ाई करना सिखाया जाएगा, या फिर उनको इस तरीके से बताया जाएगा एआई के खासियत, ताकि वो एआई को यूज़ कर सके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए एआई का यूज़ कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये पार्ट है आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज PM विश्वकर्मा स्कीम। बेसिकली ये क्या है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि आर्टिशियंस और क्राफ्ट पर्सन को, विश्वकर्मा बेसिकली किस चीज़ के लिए आ जाते हैं, ये गॉड थे। ठीक है, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उनके गॉड होते हैं। तो जो भी आर्टिशियन है या फिर क्राफ्टमैन है, ओके, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। कैसी स्कीम है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, रूरल और अर्बन इंडिया के लिए, दोनों के लिए है। इसका हाईलाइट क्या है, 13,000 करोड़ इसमें डाले गए हैं। और इसमें हर किसी को, जो जो व्यक्ति इसमें रजिस्टर करेगा उनको एक PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा, आई कार्ड मिलेगा, और उनको लगभग लगभग 1 लाख या 2 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ कितना होगा, 5%। और साथ साथ यहाँ पे स्किल अपग्रेडेशन की बात होगी, टूल किट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इसमें देख सकते हो ये कुछ इसमें प्रोफेशंस ऐड किए गए हैं। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 5 साल के लगभग का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, ईरान ने क्या बनाया, अपना एक ड्रोन बनाया है, एडवांस करार ड्रोन। ऑलरेडी था इन्होंने इसका एक एडवांस वर्जन को अब लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप बात करोगे मिलिट्री डेवलपमेंट, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के मिलिट्री डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी देशों का मिलिट्री डेवलपमेंट भी पढ़ना। और ईरान क्योंकि अभी इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको इसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बताए थे, जब मैंने आपको आयरन डोम के बारे में बताया था इसराइल के,
तो साथ साथ आपको पैरेलल पढ़ते हुए चलना है, एक साथ मतलब पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक एक चीज़ों को दूसरी चीज़ में सिंक करते हुए चलो, अलग अलग पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिंक करना सीखो चीज़ों को। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हूती रेबेल्स हैं। ये जो हूती रेबेल्स हैं ये कौन सी कंट्री के हैं? ये बेसिकली आपके हैं यमन के। ओके, इनको हम बोल सकते हैं शैडो फोर्सेस, जो कि वेरियस कंट्रीज लॉन्च करती हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। ऐसे ही दो तीन आपको और मिलेंगे, जैसे हिजबुल्ला। ठीक है, ये जो हिजबुल्ला है ये कहाँ पर है? लेबनन में है। फिर गाज़ा में भी आपको देखने को मिलेगा एक, गाज़ा वालों को क्या था वो नाम, हमास। ओके, तो इस तरह के जो टेरर आउटफिट्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो हूती रेबल्स ने क्या किया है, बब अल मंदेब के स्ट्रेट के पास, जहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट समझ लीजिए होता क्या है। स्ट्रेट एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होता है जो टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले पोर्शन को हम स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेटेजिकली सभी स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से ट्रेड किया जाता है। तो हूती रेबल्स ने अटैक किया है शिप्स को एट बब अल मंदेब स्ट्रेट। तो चलिए कुछ स्ट्रेट देख लेते हैं। जैसे ये सबसे पहला स्टेट आपको देखने को मिल रहा है किस किस के बीच में, यमन और मतलब जिबूती समझ लीजिए या एरिट्रिया समझ लीजिए, यहाँ पर है। इसका नाम क्या है? बब अल मंदेब स्टेट। ये वाला है बब अल मंदेब स्ट्रेट। ओके, ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेट है इसका नाम है हॉर्मूज स्ट्रेट। क्लियर? ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? ईरान और यूएई के बीच, ईरान और ओमान के बीच में, ये वाला पार्ट ओमान का है। अच्छा, कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? देखो यहाँ पे बब अल मंदेब तो कर रहा था रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, या फिर अरेबियन सी भी आप मान के चल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है इस वाले का नाम क्या है? इस वाले का नाम है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, सॉरी, इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। देखिए ये यहाँ पर इस पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है रेड पोर्शन, ये है। ये किस किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है? ये यहाँ पर कौन सी पड़ती है? अंडमान सी। अंडमान सी को ये किससे कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पे जावा सी पड़ती है, इन दो को कनेक्ट कर रहा है। ओके, फिर ये वाला जो है इसे बोलते हैं पनामा स्ट्रेट। ये इसे माना जाता है कि ये मैनमेड स्टेट है, इसको काट के निकाला गया है सिटी ऑफ पनामा के बीच में, पनामा कनाल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ पनामा को करेबियन सी के साथ। तो ये कुछ 4-5 स्टेट है, बाकी स्टेट आप देख सकते हैं। जो जो न्यूज़ में आएगा वो स्टेट आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। इनेक्ट पार्टनरशिप बनाई गई है एनबीएस के लिए। ठीक है, ये बेसिकली हो क्या रहा है? क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो ये एनबीएस का मतलब होता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए हमने इनेक्ट को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर क्या है, 6 कंट्रीज ने मिल के यूएनजीए के साथ, यूनाइटेड नेशन असेंबली के साथ ज्वाइन किया है इनेक्ट पार्टनरशिप को। ये जो इनेक्ट पार्टनरशिप है कब बनाई गई थी? अगेन COP27 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई चीज़ ऐसी बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कब बनी है? COP27। तो ऑलरेडी आपको मैंने कई सारी चीज़ें बता दी। COP27 में आपका लॉस एंड डैमेज फंड आया, एक और चीज़ अभी आपको पीछे बताई थी। ठीक है, COP27 में जिसका जिक्र हुआ था। और फिर यहाँ पर ये अब आ गई आपकी इनेक्ट पार्टनरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। 2022 में आया था, ये इसकी कंट्रीज़ हैं, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो IUCN के साथ है। इसके साथ IUCN। पीछे मैंने अभी आपका एक और सेक्रेटरीट बताया था, किसका? OECD के साथ था। याद आ रहा है सबको? ये दिखाना ही पड़ेगा सबको ले जाके। चलिए एक बार देख लेते हैं किसका बताया था मैंने आपको। आ गया। ये वाला ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ओके, इसका मेन फोकस किस चीज़ पे रहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस तरीके से आपको लिंक करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है, जो जो पार्टनरशिप में बता रहा हूँ उनको लिंक करना पड़ेगा। फिर आती है नेक्स्ट आपकी अमृत टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली ये किस बारे में है? ये है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल। मोस्टली होता क्या है, जो वाटर होता है आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जगह के वाटर में आर्सेनिक का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे इसकी जो शिकायत है वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के इलाके में आपको देखने को मिली थी, ठीक है, जहाँ भी हैवी इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इसकी जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो ये आपको याद रखनी है, अमृत टेक्नोलॉजी फॉर आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल टेक्निक। क्लियर? डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। अगर लिखना है एक लाइन में लिखो, खत्म करो। फिर आता है व्योम मित्र, इंडिया का पहला स्पेस फारिंग रोबोट। अच्छा, ये कैसा रोबोट है? ये है एक एंड्रो ह्यूमेनॉइड रोबोट, ठीक है। एंड्रो ह्यूमेनॉइड रोबोट मतलब इसकी जो अपीयरेंस है वो पूरी की पूरी ह्यूमन की तरह होगी, इसका बिहेवियर ह्यूमन की तरह होगा। मतलब इसके अंदर सेंसर्स इस तरीके से फिट करे गए हैं कि बाहर स्पेस में जाते हुए जिस तरीके का प्रेशर या जिस तरीके का फील एक इंसान को आना चाहिए ना, उस सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये पार्ट है किसका? आपके गगनयान मिशन का। देखिए गगनयान मिशन में हो क्या रहा है, हम भेज रहे हैं मैन्ड स्पेस फ्लाइट। मतलब कुछ लोगों को हम इन स्पेस में भेजेंगे। इसरो पहली बार ये करेगा आने वाले कुछ सालों में, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया, ठीक है, कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स को हम भेजेंगे। तो वहीं पर उनको भेजने से पहले हम व्योम मित्र को भेजेंगे ताकि पता लग सके ओके उस स्पेस में जाते हुए एक ह्यूमन को कैसा फील होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप व्योम मित्र की बात करोगे, दो शब्द से मिलकर बना है, व्योम मतलब स्पेस, मित्र मतलब फ्रेंड। डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा ताकि गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में पहले ये जा सके। ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसके पास क्या नहीं है? लेग्स नहीं है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गगनयान मिशन में हम क्या कर रहे हैं? 3 ह्यूमंस को भेजेंगे। कहाँ पर? आपका लो अर्थ ऑर्बिट में। बेसिकली इसमें आपको ध्यान रखना है जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया उसे उसे वो होगा LMV-MK-3, जिसका कि निकनेम एक और है बाहुबली, ठीक है, जिसका निकनेम बाहुबली भी है। LMV हमने अभी यूज़ करना शुरू किया है, इससे पहले हम इसको बोलते थे GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नोरो वायरस। अभी यूके में केसेस देखे गए हैं नोरो वायरस का, एकदम से इंक्रीज हुआ है। बस मतलब ये न्यूज़ मेरे नज़रों में आई तो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए कि नोरो वायरस जैसी चीज़ भी कुछ होती है, ओके। अब यहाँ पर इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये किस तरीके से होता है? इसको कभी कभी हम स्टमक फ्लू भी बोल देते हैं या विंटर वॉमिटिंग बग भी बोल देते हैं, ओके। ये इसका नाम में फ्लू आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्लू है, ऑल्दो जो फ्लू होता है वो वायरस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसा होता है? क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन विद नोवो वायरस, ठीक है। ये क्या कर सकता है? एयर टू एयर भी ट्रांसमिट हो सकता है, टचिंग सर्फेसेज और ऑब्जेक्ट दैट हैज वायरस ऑन देम देन टचिंग द माउथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसकी कोई भी वैक्सीन करंटली अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे थोड़ा बच के ही रहना, ठीक है। स्पेस मिशन जो कि लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है, बेसिकली है किसके लिए? प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड एंड ओशन, स्पेस की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। ये स्पेस में जाएगा और ये वेदर रिलेटेड बहुत सारे काम करेगा। तो देखेगा कि हमारे वेदर में क्लाउड्स किस तरीके से बन रहे हैं, एरोसोल की क्या मतलब इफेक्ट है क्लाउड फॉर्मेशन में, प्लैंकटन्स का क्या इफेक्ट है ओशन में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर आता है बाराक्यूडा, इंडिया की फास्टेस्ट सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिकल बोट है ये, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या? इंडिया की फास्टेस्ट सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिकल बोट, ओके। फिर आता है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी किया है ऑटोनॉमस फ्लाइंग व्हील की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि ये क्या है? ऑटोनॉमसली फ्लाई करेगा, क्लियर। ये अनमैन्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी चीज़ जो अनमैन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में ह्यूमन फ्लाई कर रहा है तो पहली प्रायोरिटी हो जाती है उस ह्यूमन की लाइफ को बचाना, उस ह्यूमन की लाइफ को सेफ्टी प्रोवाइड करना।
अगर किसी चीज़ में ह्यूमन नहीं है तो फिर उसको लीथल बनाया जा सकता है कि वो जितना ज़्यादा हो सके डैमेज कर सके एनिमी टेरिटरी को। तो डीआरडीओ ने भी इसको सक्सेसफुली टेस्ट रन कर लिया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको एक नवंबर के या अक्टूबर के लेक्चर में बताया था, सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट, किसी को याद है? वहाँ पर भी मैंने डीआरडीओ का जिक्र किया था, वहाँ मैंने एनआईए का भी जिक्र किया था, आईबी का जिक्र किया था, सीबीआई का जिक्र किया था। क्या था सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट? और देखिए जब भी ये होता है तो एक डिस्कशन चालू हो जाता है किस चीज़ का, या मतलब आपका इंफॉर्मेशन वर्सेस ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो अगर याद नहीं आ रहा है तो ढंग से देख लेना, और याद आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको डीआरडीओ के एडीई ने बनाया है, और इसने जो सबसे पहले फ्लाइट करी थी वो जुलाई 2022 में करी थी। फिर आता है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। इसमें बेसिकली क्या है, ये ओईसीडी और यूएनडीपी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें जो वेरियस कंट्रीज़ के बीच में टैक्सेशन का डिवीजन है उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से करा जाए। अच्छा, इसमें देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री है। इंडिया इसमें हाल फिलहाल में नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव, ये आपको याद रखना है किस किस का, यूएनडीपी ओईसीडी का। कब बना था? 2015 में बना था। ओके, और ये लगभग लगभग 12 से 18 महीने चलेगा ये। और ओईसीडी के बारे में ध्यान रखना है, 38 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? दिसंबर 14 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर हम बात कर लेते हैं लीड इंडेक्स की। ये जो लीड इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ है या इंपोर्ट हुआ है बाय स्टेट्स, जो भी स्टेट है उनका, चाहे इंटर स्टेट ट्रेड की बात कर ले चाहे इंटर कंट्री की बात कर ले, तो उस ट्रेड में जो भी स्टेट आपका सबसे प्रोमिनेंट आया उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन होता है वो आपको ध्यान रखना है, ये कौन रिलीज़ करता है? ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है 2018 में, तो इसने ये रिलीज़ करना शुरू किया है। ओके, अब हम अगर बात करें इंडिया में, जो कोस्टल ग्रुप है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, फास्ट मूवर्स में केरला, और एस्पायरर्स में गोवा। लैंड लॉक कंट्रीज में हरियाणा सबसे आगे है, फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश आगे है, और एस्पायरर्स में बिहार आगे है। यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़, और एस्पायर फास्ट मूवर्स में अंडमान, और एस्पायरर्स में दमन एंड दीव सबसे आगे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लीड रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऐसी ही बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, तो कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट नाम दे देता हूँ आपको जो आपको याद रखना है। एक तो सर्च मार लेना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ करी गई 2 से 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आईएमएफ के द्वारा, आईएलओ के द्वारा, डब्ल्यूटीओ और अंकटाड, इनके द्वारा रिलीज़ करी गई रिपोर्टों के बारे में रिपीटेटिवली पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सूरत का डायमंड बोर्स। ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हब है। इससे पहले कौन सा हुआ करता था? इससे पहले आपका पेंटागन आप मान के चल सकते हैं, वो हुआ करता था। और अब कौन सा बन गया है? अब आपका बना है इंडिया का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडिया ने सूरत में बनाया है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हब, ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जब अब सूरत की बात हो रही है तो गुजरात में एक और चीज़ आप याद रखना। गुजरात में क्या है? आईएफएससी, ठीक है, जो जिसको कि नाम से जानते हैं हम गिफ्ट सिटी के नाम से, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर आता है यूएन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ये आपको ध्यान रखना है, कैमलिड्स को बोला जाता है हीरोज ऑफ डेजर्ट्स, तो बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट आप रख लेना। फिर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिलीज़ करी गई है। ओके, ये बता रहा है कोविड के बाद किस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की है ये रिपोर्ट भी, अगेन किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये साल में 2 बार रिलीज़ होती है। इसके द्वारा आपका इंडिया जो है वो रेमिटेंस
एक्सेप्टिंग कंट्रीज में सबसे आगे है और यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जाता है। तो ये याद रखना है। सबसे आगे कौन है? इंडिया। सेकंड नंबर पे कौन हो गया जी? मैक्सिको, फिर चाइना। तो क्योंकि इंडिया से इतने ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं कि रेमिटेंस सबसे ज़्यादा किसकी तरफ आता है? इंडिया के टुवर्ड्स आता है। फिर आता है आपका समर एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसने? इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है जी, तो ये समर एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया इंडियन एयरफोर्स ने। फिर आता है आपका संदेश ऐप। ये संदेश ऐप बेसिकली किस लिए बनाया गया है? ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। इसमें कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके बीच में। क्लियर? ये बेसिकली डेवलप किसके द्वारा किया गया है? NIC के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, इसकी खासियत क्या है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब इसको समझ लीजिए, मान के चलिए ये सेंडर है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने यहाँ से हाई लिख के भेजा। ये क्या हो जाएगा? यहीं से एक मतलब ये मान सकते हैं एक लैंग्वेज में ये कोड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 01012101। ठीक है, इसमें ये कोड हो गया और जो दूसरी व्यक्ति है बी, जिसको ये रिसीव करना है, उस तक ये ऐसे ही जाएगा 01012101। सिर्फ उसके मोबाइल में जाके ये क्या होगा? डिक्रिप्ट होगा और अगेन यहाँ पे ये हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। बीच में क्या होगा? वो इनक्रिप्टेड रहेगा, कोई भी आपकी जो भी चैटिंग है उसको नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, इनक्रिप्टेड बैकअप है, सेफ गार्डिंग डाटा विद एडिशनल लेयर ऑफ इंक्रिप्शन ड्यूरिंग बैकअप प्रोसेस। बैकअप के दौरान भी इनक्रिप्टेड रहेगा। इनक्रिप्टेड OTP सर्विसेज है, वन टाइम पासवर्ड आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। और डेटा प्राइवेसी की बात तो यहाँ पर है ही। बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द फोर्सेज उसको सिक्योर रखने की यहाँ पे बात करी गई है। किसी भी थर्ड पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो कि MSME के द्वारा लॉन्च किया गया है, रैम्प इनिशिएटिव। मतलब ये ऑलरेडी लॉन्च करा गया था। इसके अंदर 3 सब मिशंस को लॉन्च किया गया है, उनको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले रैम्प का मतलब क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो जो भी MSME आफ्टर कोविड-19 जिनका भी परफॉर्मेंस हिट हुआ था, उनके परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने की यहाँ पे बात करी गई है। उनको कोविड-19 के बाद जो भी शॉक मिले हैं उनमें उनको रेजिलियंस क्रिएट करवाने की बात करी है, रिकवरी करवाने की बात करी है। किसने? MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, ये बेसिकली क्या करेंगे? उनको मार्केट में एक्सेस करवाएंगे, क्रेडिट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूट होगा, गवर्नेंस करी जाएगी और उनका जो स्केल अप करवाएंगे उनके कैपेसिटी का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर MSME की जब बात हो रही है तो एक चीज़ आप याद रख लेना, डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ MSME। डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ किसका? MSME का। ओके, तो रैम्प प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया था 2022 में। 3 सब स्कीम कौन सी है? MSME गिफ्ट स्कीम, MSME स्पाइस स्कीम, MSME ODR स्कीम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है जो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं चिराग शेट्टी एंड रनिक रेड्डी सात्विक, इन्होंने मेजर ध्यानचंद अवार्ड जीता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में आपको ये याद रखना है, ये पहले किसी और नाम से जाना जाता था। इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले इसको किस नाम से जानते थे हम? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, ये जो मेजर ध्यानचंद इसका नाम रखा गया है, बेसिकली किन के ऊपर रखा गया है? जो मेजर ध्यानचंद थे, लेजेंडरी फील्ड हॉकी के प्लेयर थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। और ये सबसे पहली बार कब आया था? 1991 1992 में से इसको एनुअली दिया जाने लगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ओके, कुछ इसकी जनरल कंडीशन होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को दोबारा नहीं मिल सकता ये, और एक ही अवार्ड दिया जाएगा हर साल। कभी कभी इंडिविजुअल को दिया जाता है और कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को भी, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में। इसको पॉस्थमसली भी हम अवार्ड कर सकते हैं और इस अवार्ड को गवर्नमेंट जब चाहे तब कैंसिल कर सकती है।
किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, अगर उसमें डोपिंग भी एक शामिल है। अच्छा, चाइना का जो वोएज है वो जा रहा है कहाँ पे, अर्थ की मेंटल को ढूंढने। अब ये मेंटल क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, अर्थ के अंदर ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो उसमें से एक लेयर है मेंटल लेयर। तो वहां तक के लिए ड्रिलिंग करने की बात कर रही है कौन, चाइना का। इसका नाम क्या है, मेंजियांग, मेंजीजियांग। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, आप याद रख लेना। अगर आपसे आए एग्जाम में कि मेंटल पे जो मेंटल है ना अर्थ की मेंटल लेयर, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कौन सी कंट्री ने अभी एक वॉयज भेजा है, तो चाइना, आप याद रख लेना। या तो ये सवाल आ सकता है, या तो फिर स्टैटिक से कैसे लिंक होगा वो बता देता हूँ। देखिए, स्टैटिक से आपसे पूछ लेंगे ये सवाल, क्या कि अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी है, सबसे बड़ी लेयर कौन सी है, सबसे छोटी लेयर कौन सी है। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसकी क्रस्ट, जो कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक होती है। फिर सेकेंड लेयर आ जाती है उसकी मेंटल, उसके बाद आता है उसका आउटर कोर, और फिर आता है इनर कोर। इनर कोर देखना सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेंटल से रिलेटेड एक और पॉइंट, जितनी भी कन्वेक्शनल एक्टिविटी है वो सब कहाँ होती है, वो सब मेंटल में ही होती हैं। ओके, और यहाँ पे जब आप क्रस्ट की बात, मतलब ये डिफरेंट लेयर्स की बात करोगे, उसमें कई सारी डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर क्रस्ट में ही कॉर्नाट डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल सकती है। फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल सकती है, किस किस के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है। फिर आपका मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रिपेटी डिसकंटिन्यूटी है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। ओके, तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज आवर इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म, जो कि स्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर, गुजरात में। ओके, तो इस तरह की न्यूज़ आपने बहुत बार सुनी होगी। जैसे इससे पहले आपने दो न्यूज़ सुनी होगी, एक तो वाटर मेट्रो, ये भी आपकी न्यूज़ में है, तो ये देख सकते हो आप। एक अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है जी, वाटर मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो दोनों न्यूज़ में है। कहाँ कहाँ पर हो रही है ये आपको पता लगाना है। मतलब मुझे लगता है अगर आपकी तैयारी सही चल रही होगी तो आपको डायरेक्ट रटे हुए होंगे ये मतलब इनके आंसर रटे हुए हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, क्या दिक्कत है। ओके, तो फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म कहाँ पर चलाया जा रहा है, गुजरात में चलाया जा रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं गुजरात में। फिर इंडिया और यूएई के बीच में पहला क्या हुआ है, रुपए पेमेंट मैकेनिज्म। इससे पहले हुआ क्या करता था वो समझा देता हूँ। मान के चलिए ये एक कंट्री है जो कि क्रूड ऑयल के बैरक्स को बेचेगी, और ये बी कंट्री है, इसको इंडिया मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको बैरक यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो चलो मर्चेंडाइज तो चला गया, एक्सपोर्ट हो गया, पैसे कैसे आएंगे। अब उनकी जो लोकल करेंसी है वो ये लेते नहीं थे, करते क्या थे, मान के चल लीजिए इंडिया है, ये रुपी है, इसको इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इस रुपी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। ओके, फिर ये डॉलर को भेजेंगे स्विफ्ट ट्रांजेक्शन के थ्रू किसके पास, यूएई के पास। यूएई इस डॉलर को देन कन्वर्ट करेगा अपने वहाँ के जो भी उनकी करेंसी होती होगी, और फिर वो उसको यूज़ करेगा। अब देखिए कितना बड़ा मैकेनिज्म हो गया। और इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो रही थी वो हो रहा था डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, यानी कि यहाँ क्या हो जा रहा था, यूएस डॉलर का बहुत बड़ा डोमिनेंस हो जा रहा था। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आता यूएस डॉलर से रिलेटेड, तो फिर वो डायरेक्टली इस ट्रेड को भी इफेक्ट करता। तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या हो रहा है, अब डायरेक्ट लोकल करेंसीज में ट्रांजेक्शन हो रही है। और जब लोकल करेंसीज में ट्रांजेक्शन होंगी तो उसके लिए क्या बनाया जा रहा है, उसके लिए बनाया गया है नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट। पहले इसको समझ लेते हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होगा, मान के चलिए जैसे इसमें एग्जांपल में, चलो यूएई और इंडिया का ही देता हूँ। तो यूएई क्या करेगा, इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर बैंक में, जैसे एसबीआई ले लेता हूँ, एक अकाउंट खुलवा लेगा। ठीक है, जैसे यूएई इंडिया नाम से एक अकाउंट खुलवा लिया। ओके जी, अब इंडिया को जो भी पैसा भेजना होगा ना यूएई को, वो डायरेक्टली इस अकाउंट में जमा कर देगा। ये जो यूएई इंडिया नाम से अकाउंट है, ये है किसका अकाउंट, यूएई का अकाउंट है कहाँ पे, इंडिया की टेरिटरी में। और किस
करेंसी में होगा, ये रुपी में होगा, डॉलर में नहीं होगा, रुपी में होगा। अब इधर डाल दिया। अब मान के चलिए कभी यूएई को इंडिया से कुछ मंगाना होगा, ये डायरेक्टली इस पैसे को यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, उसी अकाउंट में इस पैसे को पड़े रहने दे रहे हैं। अब अगर मान के चलिए इंडिया से यूएई को कुछ मंगाना है, मान के चलिए स्पाइसेस खरीदने, अब यूएई क्या करेगा, स्पाइसेस का ऑर्डर देगा और बोलेगा जो पैसे हैं वो आप इस वाले अकाउंट से ले लो, ओके, और हमको स्पाइसेस दे दो। तो समझ रहे हो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली इंडिया क्या करेगा, एक अकाउंट कहाँ खुलवाएगा, यूएई के किसी बैंक में, ओके, मान के चलो यूबीआई लिख लेता हूँ मैं, चलो यूएई का बैंक हो, ओके, तो यूएई का जो बैंक होगा उसमें वहाँ पे इंडिया के नाम से एक अकाउंट खुल गया। अब इंडिया को जब भी क्रूड ऑयल मंगाना होगा तो सारे पैसे इधर और वहीं से ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो नॉस्ट्रो मतलब आवर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, मतलब मेरी मनी आपके बैंक में है। तो इसके लिए ये जो यूएई इंडिया हो गया ये नॉस्ट्रो हो गया, ठीक है, और इंडिया के लिए ये क्या हो गया, वॉस्ट्रो हो गया, और इंडिया के लिए नॉस्ट्रो कौन सा हुआ, ये वाला। तो अगर मेरी मनी तुम्हारे बैंक में तो नॉस्ट्रो, और आपकी मनी मेरे बैंक में है तो वॉस्ट्रो, क्लियर। अच्छा, इनके ऊपर जो रेगुलेशन होता है वो उसी कंट्री का चलेगा, जैसे ये यूएई इंडिया यूएई का है तो यूएई का ही अकाउंट है वो, ओके, इसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता। फिर फर्स्ट विमेन सीआईएसएफ चीफ, तो पहली बार सीआईएसएफ की जो चीफ बनी है, मतलब डीजीपी बनी है, वो एक विमेन बनी है जिनका नाम है नीना सिंह, और ये 1998 के बैच की आईपीएस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वीता दानी, ये क्या बनी है, पहली इंडियन बनी है जिनको अपॉइंट किया गया है आईटीटीएफ का गवर्निंग बोर्ड में। आईटीटीएफ मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो पहली इंडियन बनी है, पहली महिला नहीं, पहली इंडियन, ठीक है, तो महिला तो ये है ही, और पहली इंडियन बनी है जो कि उसके गवर्निंग बोर्ड में गई हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट इंडियन, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूपी बिल्ड करने जा रहा है एआईसीटी, कहाँ पर, लखनऊ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपने देखा होगा इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें आप रेगुलर न्यूज़ में पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे ई सिटी की बात कर लें, हम ई गवर्नेंस की बात कर लें, और मतलब इस तरह की कई सारी सिटीज़ को बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी मैंने आपको बता दिया, गुजरात में है, ओके, तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है किसके लिए, 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स के लिए, ओके, 3 नए क्रिमिनल बिल के लिए। अब देखो पहले कौन कौन सा होता था, पहले हमारा था आईपीसी, उसके अगेंस्ट क्या आ गया, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, यहाँ पर क्या होता था, सीआरपीसी, उसके अगेंस्ट क्या आ गया, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इंडियाज एविडेंस एक्ट या इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अगेंस्ट में क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 नए एक्ट जिनके लिए प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है, ओके। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देख सकते हैं। जो आईपीसी था आपको पता है वो 1860 में बनाया गया था बाय लॉर्ड मकौले के द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, सेडिशन नाम का जो एक केस हुआ करता था उसको डिलीट कर दिया। सेडिशन किस में आता था, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, ओके, इसको डिलीट कर दिया। फिर प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी इसको इंक्लूड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनिटी सर्विस मतलब इसमें क्या होगा, अगर आपको मान के चलिए सज़ा नहीं दे सकते तो आपको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए दे देंगे कि आपको इस रोड पे झाड़ू लगाना है। ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, यूएसए वगैरह में बहुत फेमस है, इंडिया में नहीं है, ओके, तो इंडिया में अब लाया गया इसे। फिर कोई नागरिक संहिता का आप देख ले सकते हैं, भारतीय साक्ष्य संहिता के जो भी हैं यहाँ पे, जैसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड का कोई भी होगा, ईमेल हो गया, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप में कोई भी चीज़ होगी उसको भी एज अ एविडेंस माना जाएगा। डिजिटलाइजेशन होगा सभी रिकॉर्ड्स का, एफआईआर, चार्जशीट, जजमेंट सब आपको डिजिटली मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट को डेजिग्नेट किया गया एज द यूनेस्कोज वर्ल्ड यूनेस्को मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की लिस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कौन से महीने से रिलेटेड, दिसंबर महीने से रिलेटेड। आई नो लेक्चर जो है थोड़े से लेंथी बन रहे हैं, बट क्या करें, अगर एक महीने एक ही वीडियो में पूरा महीना कवर करना है तो थोड़ा एफर्ट्स तो मारना पड़ेगा। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, अगर लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना,
कमेंट करके बताना किस तरीके से आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए, कोई और टॉपिक्स आपको ऐड करवाने हैं तो वो भी बता देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।